हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि चाणक्य को जब घनानंद ने अपने दरबार से अपमानित करके निकाला था तो उसने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को हराकर भारत में जो है मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो आज का हमारा ये वीडियो जो है ये मौर्य वंश पर है और इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में हम इस पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्योंकि जो चाणक्य था उसने उसका शिष्य था ये चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने इसके साथ मिल करके घनानंद को 322 ईसा पूर्व में हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य काल की जानकारी के दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ, ये साहित्यिक स्रोत हैं। और पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? अशोक के अभिलेख हैं, जूनागढ़ के अभिलेख हैं, रुद्रदामन है, ये आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के विस्तार की, तो ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला था। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक फैला था और पश्चिम में बंगाल से लेकर उत्तर में हिंदू कश पर्वत तक तथा अरब सागर तक फैला हुआ था। तो याद रखिएगा, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर तक, पश्चिम में बंगाल तक और उत्तर में हिंदू कश पर्वत तथा अरब सागर तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है, पहले यह विस्तार थोड़ा कम था, लेकिन अलग अलग राजाओं ने अलग अलग विजय प्राप्त करके इस विस्तार को बढ़ाते गए। मौर्य साम्राज्य के शासकों की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 पे आता है चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 अशोक और अंतिम है वृहद्रथ। ठीक, तो इस वीडियो में जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार और अशोक के बारे में, और लास्ट में हम अंतिम वाले वृहद्रथ के बारे में आपको बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पहले हम इसमें पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इस मौर्य साम्राज्य के कुछ PYQ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पहले से आए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ये 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहे थे। मतलब इन्होंने अपना शासन चलाया था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। भाई देखिए, चाणक्य ने कितना बढ़िया काम किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिल करके उस घनानंद को हरा दिया, और जब घनानंद को हरा दिया तो इतना बड़ा जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य से फायदा हुआ तो जाहिर सी बात थी उनको कोई उनसे बढ़िया पद तो देना ही था। तो उन्होंने इनको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। और इनके जो चाणक्य के दूसरे नाम थे वो भी पूछे जाते हैं। तो इनका दूसरा नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, चाणक्य के दो नाम हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। कौन सी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी। और एक अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसके लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कई बार पूछा गया है, मैंने देखा है कि जो कोचिंगें बड़ी बड़ी चलती हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो तीनों में से कोई एक नाम दे देते हैं, चाणक्य दे देंगे या कौटिल्य दे देंगे या विष्णुगुप्त दे देंगे। एक दो बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये। तो याद रखिएगा कि तीनों एक ही बंदे के नाम है। अच्छा, अर्थशास्त्र, नाम सुनने में अर्थशास्त्र ऐसा लगता है कि इसमें ये लिखा होगा कि राजा पैसे कैसे कमाएगा, है ना, पैसे खर्च कैसे करेगा। तो ये नहीं, इसमें राजनीति पर आधारित था कि राजनीति में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, एक राजा को प्रजा के प्रति कैसे शासन करना चाहिए, ये सारी बातें इस पुस्तक में लिखी हुई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र और जिसके लेखक थे चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने घनानंद की पुत्री को दुर्धरा से विवाह किया। ठीक है, को गलत लिखा है यहाँ पर, पुत्री दुर्धरा से विवाह किया। जो इनकी घनानंद की पुत्री थी उसी से दुर्धरा ने विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त के भी अन्य नाम हैं। इनको भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चूंकि जो ये घनानंद थे बड़े क्रूर थे, तो इसलिए जब इनको मार दिया गया, इनको हरा दिया गया, तो भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनके अन्य नाम की बात करें तो प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है? एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त का अन्य नाम है भारत का मुक्तिदाता। प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोट्स कहा है। जस्टिन ने इनको सिंड्रोकोट्स कहा है। भारत का मुक्तिदाता
प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोट्स और जस्टिन ने इनको सिंड्रोकोट्स कहा है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी पुत्री कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया। कहीं कहीं पे कार्नेलिया भी आता है और कहीं कहीं पे हेलेना भी आता है, तो मैंने दोनों नाम लिख दिए। विवाह कर लिया भाई, ऐसा था कि जब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त पर हमला किया तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। जब हरा दिया तो सेल्यूकस निकेटर को लगा कि भाई ये तो बड़ा दमदार बंदा है, इससे हमें रिश्तेदारी कर लेनी चाहिए ताकि हमें भविष्य में फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, इनसे कहा कि भाई ऐसा करो, हम आप हमारी पुत्री से विवाह कर लो। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, हम सोच के बताएंगे, हम ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि इनकी अपनी सारी रणनीतियाँ चाणक्य से पूछ करके ही करते थे, क्योंकि वो एक अच्छे अर्थशास्त्री, राजनीति जिनको कह सकते हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ थे, तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने कहा ठीक है भाई, आप शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इनकी जो संतान होगी उसको भारत की गद्दी पर नहीं बैठा लोगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है। तो और भी शर्तें थीं, और शर्तों में क्या कहा गया, और शर्तों में ये कहा गया कि भाई आपकी पुत्री से हम विवाह कर लेंगे सेल्यूकस निकेटर से, आपको हमें देना होगा कौन कौन सी चीज़ें, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये सेल्यूकस से चंद्रगुप्त ने ले लिए थे। ये जो काबुल है, कंधार है, हेरात है, मकरान है, ये जितने जगह थी ये सारी जगह चंद्रगुप्त ने ले ली। और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। अच्छा, एक चीज़ और थी इसमें, वो मैंने अभी आपको नहीं बताई, मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, वो भी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। तो आप जगह का नाम स्पेशली याद रखेंगे कि काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिया था। और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथियों का उपहार दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। ये वो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत जो उनका था मेगास्थनीज, उसको इनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसको भेजा था, और जिसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन या मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है, ये तो एक अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा और दूसरी इंडिका है ना, दूसरी कौन सी, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। जो आपकी चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें राजनीति के बारे में है, और जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया कि यहाँ का प्रशासन कैसा था। यहाँ पर मौर्य वंश था, तो मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अच्छा, चंद्रगुप्त ने जैन गुरु भद्रभाव से प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया, और 298 ईसा पूर्व में, कब, 298 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने क्या कर लिया, मैंने आपको बताया होगा, एक वीडियो आपको याद होगा, मैंने जैन धर्म वाला वीडियो डाला था, ठीक है, ये उसी की स्लाइड है जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया था। जब अकाल पड़ गया तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लोग पूछा ब्राह्मणों से कि भाई ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई तुम्हारा ये कर्म है जिसकी वजह से ये हुआ है। तो जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, और उनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य चले गए तो उन्होंने वहाँ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि संलेखना विधि किसे कहते हैं, है ना, मैंने उस वीडियो में आपको संलेखना विधि बताई थी। तो वहाँ पर 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, संलेखना विधि होती है कि उपवास रख करके और बिल्कुल अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण किया जाता है और अपने प्राण को त्याग दिया जाता है, शरीर को कष्ट दे के। तो इस चीज़ को आप याद रखना कि जब मौर्य जहाँ साम्राज्य था, यहाँ पर 12 वर्ष का जब सूखा पड़ गया तो इन्होंने अपने जो जैन गुरु भद्रबाहु थे उनके साथ में ये श्रवणबेलगोला चले गए कर्नाटक में, और वहाँ इन्होंने चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। अच्छा, मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा, मौर्य काल में चंद्रगुप्त को गूढ़ पुरुष मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। जो पुरुष गुप्तचर होते थे उनको
गूढ़ पुरुष कहा जाता था। फिर आगे आता है बिंदुसार। अब भाई यहाँ पर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का तो चैप्टर क्लोज हो गया। उन्होंने उपवास संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए 298 में। तो उसके बाद में बिंदुसार आ गए। बिंदुसार जब आ गए तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। क्या नाम था इसकी माता का? इसकी माता का नाम दुर्धरा था। ये इन्होंने जो है घनानंद की पुत्री के साथ विवाह किया था। तो उस पुत्री का नाम क्या था? उस पुत्री का नाम था दुर्धरा। तो ये जो बिंदुसार था ये घनानंद का नाती था, ऐसा समझते हैं। घनानंद की लड़की का ये लड़का था। कौन? बिंदुसार। ठीक। अच्छा, इसके अन्य नाम क्या है? पहला नाम था इसका अमित्रघात। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। दूसरा है भद्रसार, वारिशार, सिंहसेन। ये इसके उपनाम है, अन्य नाम है बिंदुसार के। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपने दूत डाईमेकस को भेजा था। इनके दरबार में भेजा, डाईमेकस को भेजा और कहा कि जाओ भाई उनसे मित्रता कर लो जा करके। सीरिया के राजा ने कहा। तो बिंदुसार ने कहा कि आपके यहाँ की बढ़िया चीज़ें बताइए क्या हैं। तो डाईमेकस ने कहा भाई हमारे यहाँ अंजीर, मीठी शराब, यूनानी दार्शनिक ये बहुत अच्छे हैं जो है। तो बिंदुसार ने कहा कि ठीक है, ऐसा करिए, अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की उन्होंने। तो अच्छा, उन्होंने बदले में क्या किया? जो सीरिया के राजा एंटियोकस थे उन्होंने इनको अंजीर और मीठी शराब ही भेजी थी। उन्होंने कहा था कि यूनानी दार्शनिक को भेजना हमारे कानूनों का उल्लंघन है, तो भाई उसको हम नहीं भेज सकते हैं, आपको हम अंजीर और मीठी शराब भेज देंगे। अच्छा, उस समय एक विद्रोह हुआ था, वो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उस समय बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम तक्षशिला का वो था, गवर्नर था। देखिए, ये अपने बच्चों को छोटा छोटा राज्य दे देते थे कि भाई जैसे अलग अलग, जैसे आज तहसील नहीं होती हैं कि डीएम पूरा जिला चलाता है, ऐसे डीएम तहसील पे होते हैं। तो वैसे ही इनको दे दिया गया और कहा गया कि जाओ भाई वहाँ पे आप राजा राजा खेलो जाके प्रशासन चलाओ थोड़ा बहुत, उससे आप सीखोगे। कल को आपको पूरा राज्य संभालना है तो आप अभी आप थोड़ा संभालोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या समस्याएं आती हैं और कैसे उनका हल निकाला जाता है। तो इनका बिंदुसार का जो बड़ा बेटा सुसीम था वो तक्षशिला में था और वहाँ पर विद्रोह हुआ तो वो असफल रहा। भाई वो क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूर शासक नहीं था, उससे लोग भयभीत नहीं रहते थे, उनको मालूम थे कि ये अच्छा शासक है, ये कुछ नहीं करेगा हमारा जो है। तो उसके बाद में बिंदुसार ने क्या किया कि अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा। जब अशोक को भेजा तो अशोक ने बड़ी क्रूरता के साथ में सबको दबा दिया बिल्कुल। कहा कि अगर जो बोलेगा उसको काट के फेंक देंगे। अब आदमी के अंदर डर पैदा हो गया और अशोक वहाँ पर उसको जो विद्रोह था उसको दबाने में सफल रहा और अशोक वहाँ से चला आया, लेकिन विद्रोह नहीं हुआ। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? अशोक। ठीक। हालांकि बिंदुसार चाहते थे कि उनका बेटा, बड़ा बेटा सुसीम बैठे, लेकिन चूंकि सुसीम तो एक छोटा सा जो जगह उसको मिला था वहाँ भी विद्रोह दबाने में असफल रहा था, इसलिए जो अशोक था वो मगध के सिंहासन पर बैठा। और अशोक मगध के सिंहासन पर क्यों बैठा वो भी हम आगे जानते हैं। तो अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहा ऐसा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा था। इसका स्रोत है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ से ऐसा मिलता है कि इसने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया। तो इसमें 99 भाइयों वाली बात से तो पूरा सभी इतिहासकार सहमत नहीं हैं, लेकिन ये सहमत हैं कि सुसीम की हत्या इसने जरूर की होगी। लेकिन सभी 99 भाइयों की हत्या की है तो ये सभी इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। फिर इसका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। कब इसका राज्याभिषेक हुआ? 269 ईसा पूर्व। देखिए, 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में 269 में 4 साल तक इनका युद्ध वगैरह चलता रहा और 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। और अशोक ने 3 विवाह किए थे। इनकी 3 पत्नियां थी। पहली थी देवी, दूसरी करुवाकी और तीसरी पद्मावती। देवी, करुवाकी, पद्मावती, ये 3 इनकी पत्नियां थी।
इन्होंने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, राज्यभिषेक के 8 साल बाद, 8वें वर्ष में। देखिए 269 में इनको राज्यभिषेक हुआ था और 269 से हम 8 माइनस करेंगे, क्योंकि ईसा पूर्व में तो माइनस करते चलते हैं ना आगे की ओर, तो माइनस करेंगे तो 261 में जो है, जब 8वें वर्ष पर इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया तो लोग बताते हैं कि लगभग 1 लाख लोगों को वहाँ पर मार दिया गया, जो इतिहास में ऐसा माना जाता है। तो जब 1 लाख लोगों को मारा गया, तो जब इनको बुलाया गया कि हम युद्ध जीत गए, देखो चल के, तो जब ये पहुँचे तो इन्होंने देखा तो वहाँ पूरी धरती रक्त से लाल थी। तो इस युद्ध से इनका हृदय बड़ा परिवर्तित हुआ। इनके मन में आया कि एक छोटी सी जगह के लिए हमने कितने लोगों को मार दिया है। तो यहीं से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसकी शिक्षा उन्हें उपगुप्त से मिली थी। किससे मिली थी? उपगुप्त से। क्योंकि भाई जब बौद्ध धर्म अपनाओगे तो किसी धर्म को अपनाने का मतलब है कि उस धर्म की हमें शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए। हम अगर जन्मजात किसी धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें हमारे घर में उसकी शिक्षा धीरे धीरे मिलती रहती है कि पाठ पूजा कैसे करनी, क्या करना है। लेकिन अचानक अगर हम दूसरे धर्म में जाएंगे तो हमें उस धर्म के बारे में सीखना पड़ेगा। तो सीखने का मतलब है शिक्षा लेना। तो शिक्षा लेने के लिए गुरु चाहिए, तो इन्होंने उपगुप्त को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। अच्छा, ये अशोक का व्यक्तित्व धर्म था, मतलब उन्होंने राज्य पर लागू नहीं किया था। उन्होंने स्वयं ये धर्म स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने राज्य की जनता से नहीं कहा था कि हाँ भाई पूरे राज्य में सब बौद्ध धर्म अपनाएंगे, मुगलों जैसा कि सब मुस्लिम बनेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये व्यक्तित्व धर्म है, जो जिस धर्म में रहना चाहता है वो रहे। फिर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, देखिए इतना प्रभावित हो गया कि खुद बौद्ध धर्म अपनाया और प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अच्छा, ये जो बेटा महेंद्र है और बेटी संघमित्रा, ये देवी जो थी, इनकी पत्नी देवी, ये उनकी संतान थी। देवी और अशोक की जो संतान थी महेंद्र और संघमित्रा, इनको उन्होंने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक ने अपने अभिलेखों को जो है मतलब संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। और इनकी भाषा प्राकृत थी। इनकी भाषा कैसी थी? प्राकृत थे। ये अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए थे। कितनी लिपियों में लिखे गए थे? 4 लिपियों में। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि। तो जो भारत में जो शिलालेख लगवाए गए थे, जो अभिलेख लगवाए गए थे, उनकी भाषा, उनकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। और पाकिस्तान में जो थी वो खरोष्ट लिपि थी। खरोष्ट लिपि जो थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती। और जो अफगानिस्तान में लगाए गए थे वो आरमाइक लिपि थे। भारत में देखिए, ये भारत में ब्राह्मी, फिर पाकिस्तान चले जाइए खरोष्टी, फिर आगे अफगानिस्तान चले जाइए अरमाइका, फिर अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा टर्की की तरफ, तो वहाँ पर ग्रीक लिपि से जो है इन्होंने अभिलेख लिखवाए थे, अपने संदेश जनता तक पहुंचाए थे कि भाई ये मेरे विचार हैं, इनको आप भी पढ़िए और इनको आप भी अपने जीवन में लागू करिए। अशोक के अभिलेखों की खोज कैंथेलर ने 1750 ईस्वी में की थी। 1750 ईस्वी में, बहुत कई सालों बाद, है ना, लगभग 2000 वर्षों के बाद में इन्होंने अशोक के जो अभिलेख थे उनकी खोज की थी कैंथेलर ने। अशोक के अभिलेख पहली बार 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। देखिए 1750 में अभिलेखों की खोज हो गई थी, लेकिन पढ़ा नहीं गया था। ये तो खोज लिया गया था कि हाँ ये अभिलेख अशोक के ही हैं, लेकिन उन अभिलेखों पर जो लिखा है वो पढ़ नहीं कोई पाया था। उसको पहली बार जो है एक अंग्रेज थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा है। जो अशोक थे इन्होंने ज़्यादातर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा है। देवनाम का अर्थ होता है देवताओं का पसंद, देवताओं का पसंदीदा। कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट है अशोक ही लिखा है, कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट अशोक ही लिखा गया, जैसे मध्य प्रदेश का गुर्जरा है, कर्नाटक का मास्की है, इनमें जो है इन अभिलेखों में अशोक ही लिखा हुआ है। राजस्थान के भब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। जो राजस्थान का भब्रू अभिलेख था उसमें इन्होंने कहा कि मैं मगध का सम्राट हूँ, मैं मगध का राजा हूँ, मैं मगध की गद्दी पर बैठा हुआ हूँ। कहाँ? राजस्थान के भब्रू अभिलेख में। अशोक की धम्म यात्रा की अगर हम बात करें तो धम्म लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए नियम कानून, इन्होंने लोगों को
नैतिकता सिखाने के लिए नियम कानून बनाए थे। अशोक के अनुसार माता पिता का आज्ञा माने, ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करें, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। पहले इन्होंने युद्ध में बहुत सारे लोगों को मार दिया, जब इनको ज्ञान हुआ तो इन्होंने लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया कि जियो और जीने दो। आगे, अशोक के चतुर्दश अभिलेख। अशोक ने कुल 14 शिलालेख थे, 7 स्तंभ और 3 गुहालेख। गुहालेख मतलब गुफालेख। पहला इनका है जो अभिलेख वो है अहिंसा पर बल और पशु बल की निंदा। इन्होंने अहिंसा पर बल दिया और कहा कि पशु की बलि नहीं देनी चाहिए। दूसरा, मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। ठीक। तीसरा अभिलेख, प्रत्येक 5 वर्ष में अधिकारियों को भ्रमण, रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक, ये अधिकारी होते थे, इनको भ्रमण करना चाहिए जो है राज्य का, और पता करना चाहिए कि राज्य का क्या हालचाल है। चौथा, मैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। मैरी घोष वो घोष होता है जब युद्ध के समय जो बिगुल बजता है उसको हटा करके इन्होंने कहा कि धम्म घोष की घोषणा की जाए। धम्म घोष अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि धम्म क्या होता है। पांचवा, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी के विषय में। महामात्र बोला जाता है उच्च अधिकारियों को कहा जाता है, जो महामात्र होता है ये उच्च अधिकारियों को कहा जाता है। छठा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवां, धार्मिक समन्वय। और सातवां सबसे लंबा अभिलेख है। याद रखिएगा, इतिहास में पूछा जाता है प्रश्न कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था, तो वो 7वां था, धार्मिक समन्वय। 8वां, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। 8वां कौन सा है? तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। फिर मैंने बीच के छोड़ दिए हैं। 13वां, कलिंग युद्ध का वर्णन। 13वें वाले में कलिंग युद्ध का वर्णन इन्होंने किया है। इन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन कलिंग वाली जगह पर नहीं किया, बाकी हर जगह यह अभिलेख लगवाया है, सिर्फ कलिंग में छोड़ करके वहां नहीं लगवाया है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 13वां, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। अच्छा, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के पहले किसी भी राजा ने शिलालेख का प्रचलन नहीं किया था, लेकिन शिलालेख का सबसे पहला जो प्रचलन है वो अशोक ने किया था। अशोक ने कुल 14 शिलालेख लगवाए थे, जिसमें पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 13वां ये इंपॉर्टेंट हैं, और 7 स्तंभ लेख थे और 3 गुहा लेख थे। प्रमुख अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो शुल्काध्यक्ष, ये व्यापार से प्राप्त कर एकत्रित करना। शुल्काध्यक्ष मतलब सीधे सीधे शुल्क व्यापार से एकत्र करना। पौत्वाध्यक्ष, पौत्वा मतलब माप तौल के मान को नियंत्रित करना। सूत्राध्यक्ष मतलब सूती वस्त्र, ऐसा कह सकते हैं, सूत्राध्यक्ष सूती वस्त्र, वस्त्र उद्योग मंत्री। सूनाध्यक्ष, सुन्ना चमड़ा उद्योग के अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मतलब टकसाल का अध्यक्ष, टकसाल जहाँ पर मुद्रा वगैरह बनती है। अश्वाध्यक्ष, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ों की देखभाल करने वाला। हस्त्याध्यक्ष, हस्त्या मतलब हाथियों की देखभाल करने वाला। अकाराध्यक्ष, खान मंत्री। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि सीता किसे कहा जाता है। ठीक, सीताध्यक्ष कृषि विभाग। मौर्यकालीन अगर सैन्य व्यवस्था बात करें तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, कहीं कहीं पे 50,000 भी लिखा हुआ है, 9,000 हाथी सेना और 8,000 रथ सेना, इतनी सेना की व्यवस्था इसके मौर्यकालीन में चंद्रगुप्त की सेना में थी। और सेना की देखरेख के लिए अलग से 30 सदस्य का विभाग था। एक मेगास्थनीज के अनुसार वो कहता है कि सेना की देखरेख के लिए 30 सदस्य का एक अलग से विभाग था, कि 30 लोगों का उन्होंने एक विभाग बनाया था, कि इसमें ये कहा था कि ये विभाग जो होगा ये सेना की देखरेख करेगा कि सैनिक प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं, सैनिकों की व्यवस्था प्रॉपर सही है, ये सारी बातों को ये जांच के राजा को बताएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य कर था, मतलब कर मतलब टैक्स से था। यह कर राज्य की भूमि पर वसूला जाता था। सामान्यतः यह 10% था, सामान्यतः 10% था, लेकिन कहीं कहीं कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो सीता का अर्थ है टैक्स से। यह कर राज्य की भूमि पर वसूला जाता था। चाणक्यन अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा? ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये मैंने आपको वैदिक सभ्यता वाले वीडियो में बताया है, इनकी पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप उसको देख लीजिए। मेगस्थनीज ने इन वर्णों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उन्होंने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बांटा है। दार्शनिक, पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान, कृषक, कृषकों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, पशुपालन, पशु पालने वाले, व्यापारी, शिल्पी, नगरों में निवास करते, भाई व्यापारी तो नगरों में ही मिलेंगे, सैनिक, किसानों के बाद इनकी संख्या सबसे ज़्यादा, ठीक, सबसे ज़्यादा किसान थे, किसान के बाद में 2 नंबर पर सैनिक, निरीक्षक, समाज की व्यवस्था का निरीक्षण करना, निरीक्षक मतलब निरीक्षण करने वाला, और मंत्री, शासक वर्ग, शासक वर्ग को मंत्री कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन वास्तुकला, भवन की लकड़ी के साक्ष्य मिले, ये वर्तमान पटना से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के कुशल कारीगर थे उस समय। और सबसे बड़ा स्तूप, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सांची का स्तूप, ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ये अशोक के द्वारा यूपी के सारनाथ में स्थापित किया गया था, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। ये कहाँ से लिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। और जो अशोक चिन्ह है वो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको यूपी के सारनाथ से लिया गया था। अंतिम पड़ाव की तरफ है इस वीडियो के। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। इस प्रकार मौर्य वंश कुल 137 वर्षों तक रहा। जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी 185 में, और शुंग वंश की नींव डाल दी। तो मौर्य वंश कुल 137 वर्षों तक रहा। अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी खरगोन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के शिलालेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रीसेप। तो आपका सही आंसर है जेम्स प्रीसेप ने जो है सबसे पहले इसको पढ़ा था। कलिंग विजय के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? ऑप्शन ए जुडिज्म, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी जैन। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, बिंदुसार, मेगस्थनीज, अशोक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। तो सही आंसर है ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो आपका सही आंसर है बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, संस्था संचार। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष। तो यहीं पर आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो और छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हम आपकी कंपटीशन में तैयारी करने में हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक अगर आपको जो वीडियो पुराने वाले अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी अच्छे नोट्स के साथ बनाया गया है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी।